हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के तीसरा वीडियो है ये, और रिवाइज करते हैं चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एंट्रोपी की। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, और एंट्रोपी क्या होती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब अव्यवस्थाओं का मापक होती है। ये कितनी ज़्यादा अव्यवस्थाएँ हैं उसी को एंट्रोपी बताती है। जैसे किसी क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं और दूसरी क्लास में अगर 15 बच्चे बैठे हैं तो 15 वाली क्लास में ज़्यादा रैंडमनेस होगी, ज़्यादा अव्यवस्था होगी। इसी प्रकार कोई गैस के अगर 5 मोल आपस में रिएक्शन करके 3 मोल बना रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल गैस के कम हो रहे हैं, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं, कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन थोड़े डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ठीक है, फिर हम फॉर्मूले वगैरह पे आएंगे। तो जैसे ये कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने, आपको बताना है एंट्रोपी बढ़ रही है यहाँ पर या एंट्रोपी कम हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो एक लिक्विड है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है सॉलिड के अंदर। लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू ए सॉलिड, आपको बताना है एंट्रोपी बढ़ेगी या एंट्रोपी कम होगी। तो जब लिक्विड होगा वो सॉलिड की तरफ जाएगा, तो सॉलिड में रैंडमनेस थोड़ी कम होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है, गैस में और ज़्यादा रैंडमनेस होती है। तो यहाँ पर लिक्विड जा रहा है सॉलिड के अंदर, तो जो आपकी एंट्रोपी क्या हो रही है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि सॉलिड के अंदर एक बढ़िया एक मैनर्ड ऑर्डर्ड स्टेट होती है उनकी, ठीक है, मॉलिक्यूल एक ऑर्डर्ड स्टेट के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पर एंट्रोपी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला है कि टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। ठीक है, कोई सॉलिड है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड लिक्विड में बनेगा, और लिक्विड का और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस की तरफ जाएगा। तो गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली वो लिक्विड और गैस की तरफ जा रहा है, तो एंट्रोपी आपकी क्या होगी दोस्तों? एंट्रोपी यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि NaHCO3 सॉलिड है, उससे बन रहा है Na2CO3, CO2 और H2O। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड बन रहा है, गैस बन रही है, गैस बन रही है। ठीक है, सॉलिड से गैस बन रही है आपकी। ठीक है, तो सॉलिड से जब गैस बनती है तो गैस की रैंडमनेस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो आपकी बढ़ रही है, हम कहेंगे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अगर सॉलिड से गैस बनेगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और गैस से अगर सॉलिड बनेगा तो एंट्रोपी आपकी कम होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट में H2 गैस है, वो बन रहा है, H2 गैस का एक मॉलिक्यूल है, वो 2H गैस बन रहा है, मतलब 2 गैस के 2 हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, वो 2 हाइड्रोजन के एटम दे रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो हम बढ़ ही रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे उतने आपस में टकरे होंगी, उतना ही डिसऑर्डरनेस होगा उनके बीच, और उतनी आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि एंट्रोपी आपकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीज। 4 प्रोसेस दिए हैं, आपको बताना है कौन से के अंदर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एक H2 आइस से H2O वाटर में बना रहा है, तो देखो आइस से बन रहा है वाटर। ठीक है, आइस सॉलिड होती है, सॉलिड से लिक्विड बना रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। दूसरा है वाटर से वेपर, तो वाटर है, वाटर से वेपर बन रही है, तो यहाँ पर भी देखो वाटर से वेपर, लिक्विड से गैस बनेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगला है वाटर से आइस, तो देखो लिक्विड से जा रहा है सॉलिड के अंदर, तो एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर डिक्रीज पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा कि क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द चेंज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, 298 केल्विन पे एक रिएक्शन दी गई है, 2NH3 से प्लस CO2 से NH2CO यूरिया बना दी गई है और वाटर बना दिया गया है। आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपी दी गई है सबकी। तो यहाँ पर जिस फॉर्मूला लगाना है दोस्तों कि समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, और साथ में अगर उसके नंबर ऑफ मोल भी लिखने पड़ेंगे, 2 है कि 1 है, क्या है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में देखो क्या है, NH2CO यूरिया है, और H2 है, तो H2O की एंट्रोपी यहाँ लिख देना और यूरिया की एंट्रोपी लिख देना। माइनस रिएक्टेंट में अमोनिया है, तो यहाँ पर अमोनिया की 2 मोल है, तो 2 इंटू
एंट्रोपी ऑफ अमोनिया 192.3 प्लस एंट्रोपी ऑफ CO2 213। तो इसको सोल्व करके हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमारा फॉर्मूले बच गए थे ऊपर, तो उनको दोबारा ले लेते हैं। तो आपको बस एक ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है आपको कि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है कि NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1। ये एक फॉर्मूला याद रख लो, बाकी सारे फॉर्मूले आपके बन जाएंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पर V2/V1 की जगह P1/P2 भी लिख सकते हैं। तो NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln P1/P2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में देखो कैसे फॉर्मूले चेंज होते हैं। अब यहाँ पर बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ ऊपर T2/T1 सेम हो जाएगा, तो ln T2/T1 तो 1 हो जाएगा, ln 1 0 होता है। तो ये आगे वाली टर्मिनोलॉजी नहीं बचेगी। तो फाइनली आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ ln था, यहाँ पर log लिख दिया, तो एंट्रोपी चेंज आ गया 2.303 nRT log V2/V1 या P1/P2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया। बाकी बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि एंट्रोपी चेंज होता है एंट्रोपी सिस्टम की होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T। Q रिवर्सिबल अपॉन T, Q की जगह ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर जो V2/V1 है वो 1 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो शुरू वाला पार्ट आएगा NCV/ln T2/T1, NCV/ln T2/T1। इसी प्रकार आइसोबारिक में P1/P2 1 हो जाएगा, तो NCP/ln T2/T1 आएगा। आइसोकोरिक में यहाँ CV आ गया, आइसोबारिक में यहाँ CP आ गया, और कोई फ़र्क नहीं है। चलो ऊपर वाला फॉर्मूला याद रख लो, बाकी सारे उसी से रिलेट करके बनाए हुए हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में देखिए क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी वैसे बात करें तो DQ/T होती है, हीट चेंज अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। तो DQ मतलब चेंज इन हीट क्या हो जाती है एडियाबेटिक प्रोसेस में 0, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होती। तो DQ 0 हो जाएगा, तो आपका एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और बाकी एडियाबेटिक प्रोसेस में ये PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट ये लगता है। ठीक है, तो अगर किसी फेज चेंज की बात करूं तो डेल एस बराबर क्या होता है, ऊपर तो फेज चेंज का फेज चेंज की एंथैल्पी लिख दो, नीचे टेम्परेचर डिफरेंस लिख दो। ये फेज चेंज के लिए एंट्रोपी होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, एंट्रोपी क्या होता है सिस्टम की Q रिवर्सिबल अपॉन T। अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी पूछे तो यहाँ पर Q रिवर्सिबल पॉजिटिव था सिस्टम में, यहाँ पर -Q अपॉन T हो जाता है सराउंडिंग में। क्यों, अगर सिस्टम में Q है तो सराउंडिंग में -Q होगा, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ही तो एक्सचेंज हो रही है Q। टोटल क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T -Q ऑफ प्रोसेस अपॉन T। ठीक है, और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल एस टोटल 0 आ जाएगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो Q रिवर्सिबल -Q इरिवर्सिबल अपॉन T, ये T कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे एंट्रोपी के फॉर्मूले हैं जो लास्ट में मैंने एक जगह लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी एंट्रोपी से ये वाले क्वेश्चन ही आते हैं, मेनली बेसिक क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बताती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर इसको G से डिनोट करते हैं, तो G बराबर होता है H - TH। H यहाँ पर एंथैल्पी होती है और T टेम्परेचर होता है और S होती है एंट्रोपी। ठीक है, अगर G यहाँ पर एक स्टेट फंक्शन है, मतलब इनिशियल और फाइनल की बात करेंगे हम, तो चेंज की बात करेंगे तो डेल G बराबर डेल H - T डेल्टा S यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये मेनली हमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताने में काम आता है। तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है कि वो प्रोसेस जो बिना किसी एक्सटर्नल मदद के अपने आप ही हो जाए, उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बस उसको एक बार स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, इसके बाद वो अपने आप ही चालू हो जाता है। जैसे मान लो पहाड़ों से जो झरने का पानी गिरता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेल G वगैरह से कैसे बता पाएंगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो स्पॉन्टेनियस अगर कोई होगा प्रोसेस तो डेल G उसका होगा नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखो आप, ज़्यादा एंट्रोपी वगैरह को लेकर कंफ्यूज मत हो। वैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एंट्रोपी टोटल होती है वो पॉजिटिव रहती है,
और डेल जी यहाँ पर क्या रहता है, नेगेटिव। तो जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या कर देनी है, नेगेटिव। और जब गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी तो वो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब डेल जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। तो समरी यही है आपकी कि डेल जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये मेन फॉर्मूला हमारा डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, और जब डेल जी जीरो हो जाएगा तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, और प्रोसेस हो नहीं पाएगा उस टाइम में, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब देखो कुछ कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए होंगे कि आपको बताना होगा कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। जैसे डेल एस एच की वैल्यू दे देगा और डेल एस के बारे में दे देगा, पूछ लेगा प्रोसेस के बारे में। तो आपको जो ऊपर वाला फॉर्मूला है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, उसमें पुट करना है। और अगर उसने स्पॉन्टेनियस पूछा है तो आपको देखना है कि डेल जी नेगेटिव कब होगा, तभी आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डेल जी नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, और डेल एच भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। मतलब डेल एच नेगेटिव और ये वाला प्रोसेस पॉजिटिव हो गया। तो डेल जी नेगेटिव कब आएगा, जब टी की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर जब लो टेम्परेचर होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाला देखो, डेल एच पॉजिटिव है तो ये वाला शुरुआत वाला पॉजिटिव हो गया। अब इस यहाँ पर डेल एच पॉजिटिव है तो ये शुरू वाला पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर ये डेल जी रहा होगा, डेल एस रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो डेल एस यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव और आगे भी नेगेटिव लगा है माइनस टी डेल एस, तो नेगेटिव नेगेटिव वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ इस केस में डेल जी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव होगा इसका मतलब वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो कभी स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं, तो नेवर स्पॉन्टेनियस। इस तरह का प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता। अगला बात करता हूँ, डेल जी पॉजिटिव दे दिया आपको और डेल एस भी पॉजिटिव दे दिया, तो माइनस लगा हुआ है आगे। ठीक है, तो माइनस टी डेल्टा एस, तो प्लस माइनस, तो ये माइनस वाला बड़ा होगा तभी स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होनी पड़ेगी तभी ये नेगेटिव वाला बड़ा हो पाएगा। तो स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे। इस प्रकार ये आप क्वेश्चन लगा सकते हैं कि कब स्पॉन्टेनियस होगा कब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इस फॉर्मूले को काम में लेकर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वाटर विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर। आपको वो टेम्परेचर बताना है जब जो लिक्विड वाटर है वो वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम में डेल जी जीरो हो जाता है, तो डेल जी यहाँ पर जीरो कर दो। डेल एच की वैल्यू दे रखी है वो रख दो यहाँ पर। टेम्परेचर हमें पता नहीं है और एंट्रोपी हमको दे रखी है तो वो भी हमने रख दी, तो यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाद में अगर नहीं बने तो फिर सॉल्यूशन की मदद लीजिएगा। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ भी ले सकते हैं, मैं वहाँ पर पीडीएफ ये डाल दूँगा। ठीक है, तो आप रिवीजन वगैरह के लिए पीडीएफ काम में ले सकते हैं, बने बनाए नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इसमें सारी वैल्यू होती है, वो 180 प्रेशर 298 केल्विन पे ली जाती है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। फॉर्मूला वही है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, डेल जी नोट बराबर डेल एच नोट माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, और डेल एच नोट बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेल एच नोट माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेल जी नोट। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो कोई रिएक्शन दे रखी है, उसमें देखो क्या रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के बीच। तो मान लो ये रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। तो देखो ये इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, क्यू यहाँ पर रिएक्शन क्यूशेंट है। जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हम ये बताएंगे कैसे निकालते हैं अलग अलग रिएक्शन का क्यू। यहाँ पर इतना समझ लो कि क्यू होगा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है सी प्लस सी इंटू डी, रिएक्टेंट है ए इंटू डी, ए एंड बी, तो ए इंटू अपॉन ए इंटू बी। तो ये आपका क्यू हो गया रिएक्शन क्यूशेंट्स। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब भी इक्विलिब्रियम की बात होगी आपका डेल जी जीरो हो जाएगा, डेल जी जीरो हो जाएगा तो क्यू हो जाएगा आपका के इक्विलिब्रियम के बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम है वहाँ पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो डेल जी जीरो रख दिया, यहाँ पर डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू की जगह के रख दिया।
ठीक है। तो ये डेल जी इधर है तो आर टी एल एन क्यू इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा उसके आगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल जी नॉट बराबर माइनस एल एन को लॉग में बदल दिया हमने, माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तो आप इनको ट्राई करना। मैं एक बार थोड़ा इसको सही से दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है के सी की, ये है 2 × 10⁻⁻7 है, थोड़ा कट रहा है स्क्रीन पे नहीं आ रहा, 2 × 10⁻⁻7 है। बाकी एक क्वेश्चन है दे रखा है, आप इसको ट्राई करना, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके देख लेना। आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन शो कर देता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ये पूरी PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, कौन कौन से टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में को पढ़ने हैं, आप आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन तो यहाँ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी थ्योरी वाला ये वीडियो था, क्वेश्चन के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, वहाँ पर हम केवल क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। 2a + 3b से बन रहा है 3c + 4d, ये सारे गैस फॉर्म में दिया हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एच चेंज इन एंथैल्पी पूछा है, तो हम लगाएंगे डेल एच बराबर डेल यू + डेल एन जी आर टी। तो यहाँ पर डेल एन जी क्या होता है, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट है 4 और 3 7 और रिएक्टेंट है 3 और 2 5, तो 7 - 5, देखो 7 - 5 तो ये 2 हो गया, तो डेल एन की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है। तो हम पुट कर देंगे डेल एच बराबर डेल यू + 2 आर टी। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये कुछ रिएक्शन दी है आपको, बस डेल एन बताना है। तो इस रिएक्शन में डेल एन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो केवल गैस फॉर्म को ही लेना होता है, गैस वाले लेने होते हैं। तो यहाँ पर गैस एक है, बाकी सॉलिड है, तो उनको लेते नहीं, तो डेल एन की वैल्यू आ गई 1, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पर गैस गैस गैस, तो 2 - 1 1, तो ये हो गया 0। इसमें देखो गैस लिक्विड सॉलिड लिक्विड, तो प्रोडक्ट में यहाँ पर, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर जो 2a है ये सॉलिड फॉर्म में है, 2a सॉलिड है। ठीक है, 2a सॉलिड, b लिक्विड, c सॉलिड, d लिक्विड। तो यहाँ पर कोई गैस है ही नहीं, तो यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन में डेल एच बराबर डेल यू + डेल एन जी एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर हम नहीं लगा सकते ये चीज़। जैसे H2O लिक्विड है, H2O गैस में बन रहा है, तो यहाँ पर डेल एन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार H2O सॉलिड से H2O गैस में जा रहा है, तो यहाँ पर भी डेल एन 1 हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। इसके अलावा कुछ वर्क डन और हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन भी मैंने साथ में दे रखे हैं, तो इनको लगाइए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको बताइए, तो अलग से मैं सॉल्यूशन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसका रिवीजन कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैंने रिवीजन कह के स्टार्ट किया था, लेकिन साथ में थ्योरी भी लेता चला गया, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आगे मैं थर्मोकेमिस्ट्री का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसके अलावा जो भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उनके वीडियो भी मैं जल्दी आपके अपलोड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।